ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कहते हैं अकल धन से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन अगर कोई अकल बेचने लगे तो क्या होगा। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं एक ऐसे युवक की कहानी में जिसने दुनिया से ठुकराए जाने पर भी हार नहीं मानी और अपनी अकल बेच बेच कर बन गया एक राजा का महामंत्री। एक प्रेरणादायक कहानी जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर भी मजबूर करेगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल MK प्रणा पर अगर हमसे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में धर्मू नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी परचून की दुकान थी। उसकी आय से किसी तरह से वह अपना और अपने एकमात्र बेटे ज्ञानचंद का पेट भरता था। ज्ञानचंद गांव के ही एक स्कूल में पढ़ता था। पढ़ने लिखने में वह बड़ा ही होशियार था। उसके अच्छे स्वभाव के कारण शिक्षक और उसके जो मित्र थे सभी उससे प्रसन्न रहते थे। एक दिन दुर्भाग्य से उसके पिता धर्मू की मृत्यु हो गई। ज्ञानचंद रो रो करके जब पिता की मृत्यु हुई तो कहने लगा, हाय बापू, आज तुम भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ करके चले गए। वहां पर जो भी लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि बेटा धैर्य रखो, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। अब तुम्हें ही अपने पिता का जो अधूरा काम है उसे पूरा करना है। अब ऐसी स्थिति में ज्ञानचंद का पढ़ना लिखना बंद हो गया और वह अपने पिता की दुकान पर बैठने लगा। दोस्तों, सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन एक भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया। ज्ञानचंद अपने मन में विचार करने लगा कि यदि यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और जब ज्ञानचंद को वास्तव में एक लगा कि उसकी दुकान से गुजर बसर करना मुश्किल है, तो उसने वह दुकान एक सेठ के हाथों बेच दी और उन पैसों को लेकर के परदेश निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा करने के बाद वह एक अनजान शहर में आकर के पहुंचा। ज्ञानचंद ने सोचा कि सबसे पहले मुझे यहाँ की बाजारों का निरीक्षण करना चाहिए, उसके बाद ही कोई यहाँ पर धंधा शुरू करना चाहिए। ज्ञानचंद ने वहां के कई बाजारों का निरीक्षण किया। उसके बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ तो बड़ी महंगाई है, मेरे पास जितने रुपए हैं उससे तो कोई भी धंधा यहाँ शुरू नहीं किया जा सकता। काफी सोच विचार करने के बाद उसने एक बाजार में एक दुकान किराए पर ली और उस पर एक बड़ा अजीब सा बोर्ड लगा दिया। उस बोर्ड पर उसने लिखवाया कि यहाँ अकल मिलती है। ज्ञानचंद ने जब अकल की दुकान खोल करके अकल बेचना शुरू कर दिया था, लेकिन कई दिन बीत गए, उसकी दुकान पर आकर अकल लेने वाला कोई नहीं आया। तभी क्या होता है कि उसकी नजर फेरी वालों पर पड़ जाती है। फेरी वालों द्वारा अपना सामान बेचने के लिए अपनाया गया ढंग ज्ञानचंद को बड़ा पसंद आया, इसलिए वह भी चिल्ला चिल्ला करके फेरी वालों की तरह अकल बेचने लगा। अतः दूसरे दिन से कुछ लोग उसकी दुकान पर आकर के आगे खड़े हो गए और उसकी हंसी उड़ाने लगे। भला अकल भी कहीं बिकती है? कितना मूर्ख है ये लड़का, आखिर अकल खरीदेगा कौन? अरे भाई, मान भी लो कि किसी को अकल की जरूरत भी होगी तो अकल खरीदेगा कैसे? अकल की भी अभी इसे खुद ही जरूरत है। उन लोगों की बातें सुनकर ज्ञानचंद कहने लगा, भाई बेशक इस समय हंस लो, लेकिन एक दिन मैं तुमसे अपनी अकल का लोहा मनवा करके ही मानूंगा। वास्तव में ज्ञानचंद अपनी धुन का पक्का था। उस पर लोगों की खिल्ली उड़ाने का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता और वह उसी प्रकार आवाजें लगाता रहा, यहाँ तक कि उसकी दुकान की चर्चा नगर भर में होने लगी। अरे भाई, तुम्हें पता है आजकल हमारे शहर में एक अकल का व्यापारी आया है? दूसरा कहने लगा, हाँ भाई पता है, लेकिन ऐसा व्यापारी मैंने जीवन में पहली बार देखा और सुन रहा हूँ।
भाई यदि मुझे अकल की जरूरत पड़ी तो मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। इन कुछ दिनों में ही एक आध व्यक्ति की हंसी करने के विचार से आए और दो आने की अकल लेकर के वहां से चले गए। परंतु ज्ञानचंद कभी निराश नहीं हुआ। दोस्तों कहते हैं जो हार नहीं मानता है, सफलता एक ना एक दिन उसके कदम जरूर चूमती है। हफ्ते भर में केवल 1 रुपए की दुकानदारी हुई, लेकिन ज्ञानचंद ने हार नहीं मानी। वह अपने मन में विचार करने लगा कि एक ना एक दिन मेरा काम जरूर चलेगा। दोस्तों, उसी नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास धन बहुत था, पर वह बड़ा कंजूस था। उसके लड़के का नाम था भूषण, लेकिन वह बड़ा मूर्ख था। उसकी मूर्खता की मिसाल पूरा गांव दिया करता था, और वह कुछ ऐसे काम भी कर दिया करता था जिससे उससे लोग उसे मूर्ख समझते थे। एक दिन की बात है, भूषण जब किसी काम से बाजार गया तो ज्ञानचंद की दुकान के सामने से होकर के निकला। अकल की दुकान देख करके भूषण ने सोचा कि पूरे गांव में लोग मुझे मूर्ख मूर्ख कहते हैं, क्यों ना अपने लिए और अपने पिता के लिए इस दुकान से थोड़ी सी अकल खरीद लूं। यही विचार करके भूषण ज्ञानचंद की दुकान पर जाकर के पहुंच गया और कहने लगा, क्यों भाई, अकल कितने रुपए मन दे रहे हो? ज्ञानचंद ने कहा, श्रीमान जी, मैं अकल तोड़ करके नहीं बेचता। हाँ, जितने की कहूं उतने की दे दूंगा। भूषण सोचने लगा, कितने की खरीद लूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि महंगी खरीदने पर बापू की डांट खानी पड़े। क्यों ना पहले 2 आने की अकल खरीद ली जाए। यदि बापू ने सस्ती कही तो और ले जाऊंगा। कौन सी अकल की कमी हुई जा रही है? भूषण ने 2 आने निकाल करके तुरंत ज्ञानचंद्र को दिया और कहा, लो भाई, फिलहाल मुझे 2 आने की अकल ही दे दो, जरूरत पड़ने पर फिर ले जाऊंगा। ज्ञानचंद ने कहा, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। ज्ञानचंद ने 2 आने अपने गले में उठा के डाला और भूषण की ओर एक कागज बढ़ा दिया। भूषण ने वे कागज लेकर के अपने घर की तरफ चल दिया। सोचने लगा कि अब मैं बापू को बताऊं कि मैंने 2 आने में अकल खरीद करके कितनी अकलमंदी का काम किया है, तो वह बड़े प्रसन्न होंगे। यही विचार करते करते वे घर पहुंच गया। बापू, ये देखो, मैंने 2 आने में इतनी सारी अकल खरीद करके लाया हूं। ऐसा करो, इसमें से आधी तुम चबा डालो और आधी मैं चबा लेता हूं। बेटे की बात सुन करके सेठ कहने लगा, क्या कहा? 2 आने की अकल? जरा इधर तो दिखा, उस कागज में क्या लिखा हुआ है? अब 2 आदमी जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो उसे खड़े होकर के देखना बुद्धिमानी नहीं है। यही उस कागज में लिखा हुआ था। सेठ ने भूषण से कहा कि अरे मूर्ख निकम्मे, तूने 2 आना ही कुएं में फेंक दिया। भला ये कौन नहीं जानता कि जहां 2 आदमी लड़ाई कर रहे हों वहां खड़े होकर के उनका झगड़ा देखना ठीक नहीं होता। अपने मूर्ख बेटे को मारने पीटने व डांटने फटकारने के बाद सेठ दौड़ता हुआ ज्ञानचंद की दुकान पर जाकर के पहुंच गया। ज्ञानचंद के कहने लगा, अरे बेईमान, तूने मेरे लड़के को मूर्ख समझ के ठग लिया है। मेरे पैसे वापस कर, वरना मैं राजा के सिपाहियों को खबर करता हूँ। सेठ की बात सुनकर के ज्ञानचंद कहने लगा, आप बेकार ही नाराज हो रहे हैं श्रीमान जी। आपका लड़का अपनी इच्छा से अकल खरीद करके ले गया था। फिर भी यदि आप चाहें तो मेरी चीज मुझे वापस कर दें और अपने पैसे वापस ले जा सकते हैं। सेठ ने कहा, ले, अपनी चीज अपने पास रख। ज्ञानचंद्र ने कहा, जैसे आपकी मर्जी श्रीमान जी। आपको दिखा करके, आपको लिख करके देना होगा कि आज से आपका लड़का मेरी दी हुई शिक्षा को नहीं मानेगा और जहां 2 आदमी आपस में लड़ाई करते होंगे वहां खड़ा रह करके उनकी लड़ाई को देखेगा। सेठ ने कहा, नहीं, मैं ऐसा लिख के नहीं दे सकता। अब तक मैं एक विचित्र सी घटना में फंस चुका था। जो भी लोग हुए थे वह सभी लोग ज्ञानचंद्र का पक्ष लेने लगे और कहने लगे, सेठ जी, ये लड़का तो बिल्कुल ठीक ही कह रहा है, इसकी बात मानिए और अपने पैसे वापस ले लीजिए। सेठ ने कहा, ठीक है, यदि यही सही है तो मैं लिख करके देता हूँ। ला रे लड़के, एक कागज और कलम मुझको दे। ज्ञानचंद ने तुरंत ही एक कागज और एक कलम सेठ की ओर बढ़ा दिया
सेठ ने ज्ञानचंद्र का कहा उस पर लिखा और पैसे लेकर के अपने घर चला गया। दोस्तों, उस देश के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासी आम खरीदने के लिए बाजार में गईं। बाजार में एक ठेले पर बड़ा सुंदर आम लगा करके एक ठेले वाला खड़ा था। दासी सोचने लगी कि रानी ये आम खा करके बड़ी प्रसन्न होगी, मुझे पहले ही उसे खरीद लेना चाहिए। उसने कहा, ए आम वाले, आम कितने के दिए? ठेले वाले ने उत्तर दिया, 4 आने का बहन। दासी कहने लगी, लाओ इसे मुझे दे दो। परंतु इससे पहले कि दुकानदार पैसे लेकर के आम दासी को दे पाता, तभी दूसरी दासी भी नजर उसी आम पर पड़ गई। उसने कहा, ठहरो आम वाले, ये 5 आने पकड़ो और ये आम मुझे दे दो। और इससे पहले कि दुकानदार कुछ बोल पाता, पहली दासी ने 5 आने उसके हाथ में दे दिए। नहीं, ये आम पहले तू मुझको देगा, क्योंकि मुझने पहले पैसे दिए हैं, इसलिए ये आम मुझे मिलना चाहिए। इसी तरह से उन दोनों में विवाद होने लगा। कहीं मारपीट तक बात न पहुंच जाए, यही विचार करके वह जो ठेले वाला था, परंतु वहां से खिसक लेता है, यह सोच करके ठेले वाला वहां से चुपचाप निकल गया। तभी उधर से उसी सेठ का जो मूर्ख लड़का था भूषण, जिसका नाम था, वह निकल रहा था। उसने मन में विचार किया कि दोनों औरतें आपस में क्यों लड़ रही हैं, जानना चाहिए। एक तो भूषण था ही मूर्ख, दूसरे उसने अपने पिता द्वारा ज्ञानचंद्र को दिए गए वचन का भी पालन करना था, क्योंकि वह उनके पास ही खड़ा होकर के उनका झगड़ा सुनने लगा। तभी अचानक उन दोनों की नजर भूषण पर पड़ गई। दोनों दासियों ने चिल्ला करके कहा कि सुनिए भाई साहब जी, आप मेरे गवाह हैं। बीच बाजार में इसने जो मेरी दुर्गति की है, उसकी गवाही आपको देनी होगी। भाई साहब जी, आप मेरे भी गवाह हैं। ईश्वर के नाम पर रानी जी के सामने आपको सब बातें सच सच कहनी होगी। मूर्ख भूषण ने कुछ भी ना समझते हुए अपना सिर हिला दिया और वहां से चला गया। जब दोनों दासियां और भूषण दुकान से चले गए तो दुकानदार अपनी दुकान पर आ गया और सोचने लगा कि यदि झगड़ा ना देखने की अकल मैंने अकल के व्यापारी ज्ञानचंद्र से ना खरीदी होती, तो आज मैं जरूर भूषण की जगह फंस गया होता। परंतु अब भूषण जरूर किसी नई मुसीबत में फंस जाएगा। जब उन दोनों दासियों ने अपनी अपनी रानी से आकर के शिकायत की, तब दोनों रानियों ने भूषण के पास अपना अपना पत्र वाहक भेज दिया। उस पत्र में लिख दिया था, यदि तुम मेरी दासी के पक्ष में गवाही नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बड़ी रानी, तुम्हें मेरी दासी के पक्ष में ही गवाही देनी होगी, वरना कुत्ते की मौत मार दिए जाओगे। छोटी रानी बोली। भूषण संकट में पड़ चुका था। उन दोनों पत्रों को पढ़कर के पिता पुत्र ने सलाह की और दोनों ज्ञानचंद्र के पास पहुंच गए। दोनों पिता पुत्र ज्ञानचंद्र के पास जाकर के पहुंच गए और सारा हाल कह दिया। सारा हाल सुनकर के ज्ञानचंद्र कहने लगा, मैं सलाह तो दूंगा किंतु 20 रुपए लूंगा। उसने बात सुनकर के कहने लगे कि मुझे मंजूर है, ये लो 20 रुपए। सेठ से रुपए लेकर के ज्ञानचंद्र ने कहा, सुनो भाई, तुम राजा के सामने पागल बन जाना और जब तुमसे कुछ पूछा जाए तो पागल होने का नाटक करना। उसने कहा, बहुत अच्छा भाई। उसके बाद पिता पुत्र खुशी खुशी घर लौट गए। दूसरे दिन भूषण को दरबार में जब बुलाया गया, राजा ने उससे पूछा कि भले मानस, क्या तुम बता सकते हो कि उन दोनों दासियों में से किस बात पर झगड़ा हुआ था और उन दोनों में दोषी कौन है? तो राजा की बात सुनकर के भूषण कहने लगा, महाराज, आप उन दोनों में अभी झगड़ा करवा लीजिए, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि उसमें से दोषी कौन है। उसके बाद वह जोर जोर से हंसने लगा। भला ये भी कोई पूछने की बात है? जब उसने झगड़ा हुआ तो दोषी उनके सामने से कोई एक होगा ही। राजा ने भूषण की हरकत देख करके कहा, ये तो पागल आदमी मालूम पड़ता है। भला ये क्या गवाही देगा? क्या यह सत्यता क्या बताएगा? इसे दरबार से तुरंत बाहर निकाल दो। इस तरह से वह दोनों बेटे अपने घर सुरक्षित वापस लौट आए। घर पहुंच करके सेठ का बेटा सेठ से कहने लगा कि बापू, झगड़ा देखने के बाद भी मैं कितनी आसानी से बच गया। बात तो ठीक है बेटे, लेकिन मुझे अब दूसरी चिंता सता रही है। यदि किसी दिन राजा को यह पता चल गया कि तुम वास्तव में पागल नहीं हो
बल्कि तुमने जानबूझ करके पागल बनने का नाटक किया है, तो फिर क्या अंजाम होगा? भूषण ने कहा, ये अकल की बात तो मैंने सोची ही नहीं, क्योंकि ना ही हम इसी संबंध में उस अकल के व्यापारी से सलाह ले लें। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, चलो उसी के पास चलते हैं। वह दोनों ज्ञानचंद के पास पहुंचे और सारी कहानी बता दी। उन दोनों की बात सुनकर के ज्ञानचंद ने कहा, ठीक है, इस मुसीबत से भी तुम्हें छुटकारा पाने का उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए 200 रुपए लगेंगे। सेठ कहने लगा, 200 रुपए? अरे भाई, इसमें से कुछ तो कम कर दो। परंतु ज्ञानचंद उनकी काफी मिन्नतों के बाद भी 1 पैसा कम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार मरता तो क्या न करता। लाचार होकर के उसने 200 रुपए की थैली ज्ञानचंद को आगे बढ़ा दी। लो भाई, संभालो 200 रुपए और झटपट इस मुसीबत से छुटकारा पाने की अकल दे दो। ज्ञानचंद ने कहा कि जरूर। सुनो, किसी दिन राजा के पास जाकर के तुम सब कुछ सच सच बता देना, तुम सारी मुसीबत से छुटकारा पा जाओगे। ज्ञानचंद की बात सुनकर के सेठ ने कहा, भाई जैसा तुमने कहा ही वैसा ही करेंगे। सेठ ने कहा, चलो बेटा, तुम्हारी मूर्खता का मुझे खूब दंड भोगना पड़ रहा है। उसके बाद दोनों बाप बेटे वापस घर लौट आए और एक दिन मौका देख करके भूषण राजा के पास पहुंचा और उसे सारी बात सच सच कह सुनाई। उसकी बात सुनकर के राजा ने कहा, हम तुम्हारी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। निसंदेह यदि तुम उस दिन पागलपन का ढोंग न रचाते तो एक न एक रानी के कोप का भक्षण बन जाते। जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया। राजा को प्रसन्न जान करके भूषण ने ज्ञानचंद के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। राजा ने कहा, यदि तुम्हारा कहा सच है तो निसंदेह वे लड़का बड़ा बुद्धिमान है, हम भी उसे अकल खरीदने जरूर जाएंगे। अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन ही राजा ने ज्ञानचंद को अपने दरबार में बुलावा भेज दिया। ज्ञानचंद ने कहा कि सुनो अकल के व्यापारी, क्या तुम मेरे साथ भी अकल बेचोगे? राजा की बात सुनकर के ज्ञानचंद कहने लगा, मुझे कोई इनकार नहीं है अन्नदाता, लेकिन 1 लाख रुपए का मूल्य लूंगा। राजा ने तुरंत खजांची से कह करके ज्ञानचंद को 1 लाख रुपए दिलवा दिए। रुपए से भरी थैलियों को लेने के बाद ज्ञानचंद ने एक कागज पर कुछ लिखा और वह कागज राजा की तरफ बढ़ा दिया। उस कागज में लिखा था कि बिना सोचे समझे और अच्छी तरह विचार किए बिना कोई काम ना करो। राजा ने जब उस पत्र को पढ़ा तो कहने लगा, बहुत खूब, हम तुम्हारी दी हुई अकल से बहुत प्रसन्न हैं। ज्ञानचंद, जरूरत पड़ेगी तो हम तुमसे और अकल खरीदेंगे। अब तुम जा सकते हो। ज्ञानचंद ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और राजा ने ज्ञानचंद की उस शिक्षा को अपने पलंग के ऊपर चिपका दिया। वह अकल की बात कही है। उसने कुछ ही दिनों के बाद राजा अचानक से बीमार पड़ गया। मंत्री जो काफी समय से राजा को मारने की फिराक में था, उसे यह समय अनुकूल लगा। उसने सोचा कि यही उचित समय है। यदि राजवैद्य को उनकी तरफ मिलाकर के राजा की दवा में विष मिलाकर के पिला दिया जाए तो मेरे मार का कांटा आसानी से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तथा किसी ही शीघ्र ही मंत्री ने लालच देकर के राजवैद्य को अपने साथ कर लिया और एक दिन राजा की दवा में विष मिला करके राजवैद्य को राजा के पास भेज दिया। राजवैद्य दवा लेकर के राजा के पास पहुंचा। कहा, महाराज लीजिए, इस दवा को पी लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दवा से आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। राजा ने कहा, तुम्हारे साथ हम भी यही चाहते हैं। वेदराज जी, पता नहीं हमारे पीछे राज कार्य कैसा चल रहा है और प्रजा कैसी होगी। परंतु राजा ने जैसे ही दवा पीनी चाही तभी उसकी नजर पलंग पर लगे उस शिक्षा पत्र पर पड़ गई, जो ज्ञानचंद ने उसे 1 लाख रुपए मूल्य देकर के दिया था। न जाने क्यों उस शिक्षा का ध्यान आते ही राजा दवा को ध्यान पूर्वक देखने लगा। राजा को इस तरह से देखते हुए राजवैद्य डर गया। सोचने लगा कि शायद राजा को शंका हो गई है। उसके बाद वे कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मंत्री जी के दबाव में आकर के मुझे ये भूल हुई है। उन्हीं के कहने पर मैंने आपकी दवा में जहर मिलाया था। वैद्य की बात सुनकर के राजा सोचने लगा, ओ ज्ञानचंद की अकल ने आज मेरे प्राण बचा लिए। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलवा करके राजवैद्य को उसी समय कारावास में डाल दिया।
और महामंत्री को तुरंत हमारे पास भेजने के लिए कह दिया। महाराज की आज्ञा हुक्म पाते ही महामंत्री घबराया हुआ राजा के पास हाजिर हुआ और बोला, महाराज आज्ञा करें, मेरे लिए क्या हुक्म है? राजा ने कहा, हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं मंत्री, लेकिन हमारे चेहरे से लगता है आप बहुत अस्वस्थ हैं। लीजिए, राजवैद्य द्वारा तैयार की गई दवा आप ही पी लीजिए, शीघ्र ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। महामंत्री को यह समझते देर नहीं लगी कि उनका भांडा फूट चुका है। महामंत्री कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हुई है। राजा ने कहा, नहीं, तुम जैसे गद्दार और आस्तीन के सांप को मैं माफ नहीं कर सकता। सैनिकों, ले जाओ इसे और बीच बाजार में इसकी गर्दन काट दो। दया करिए महाराज, दया करिए। इस तरह से मंत्री चिल्लाने लगा। सैनिक मंत्री को पकड़ करके ले गए। उसके बाद राजा ने ज्ञानचंद्र को बुलावा भेजा। जब ज्ञानचंद्र राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा कि हम तुम्हारी दी हुई अकल से आज मरते मरते बच गए हैं, अतः हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। इतना कहकर के राजा ने ज्ञानचंद्र को सारी कहानी सुना दी। हमारे पास महामंत्री का पद रिक्त है, हम चाहते हैं कि आज से वह पद तुम ग्रहण कर लो। राजा की बात सुनकर के ज्ञानचंद्र कहने लगा, मैं इतने बड़े पद के योग्य तो नहीं हूं महाराज, लेकिन फिर भी विश्वास दिलाता हूं, आपको आपके सम्मान और विश्वास को कभी ठेस पहुंचने नहीं दूंगा। इस प्रकार से ज्ञानचंद्र एक उच्च राज्य का उच्च अधिकारी बन करके आराम से अपना समय काटने लगा। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया है कि जब पूरी दुनिया तुम्हारी हंसी उड़ाए, जब भी अगर तुम अपनी समझ और धैर्य पर टिके रहो तो सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। ज्ञानचंद्र की तरह अपने ज्ञान और विवेक को कभी सस्ता मत समझो, क्योंकि कभी कभी वही ज्ञान किसी की जान भी बचा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल MK प्रेरणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों आगे इसी तरह की एक शानदार कहानी, एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।